हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग हमारा जो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक में एग्जेम्प्ट इनकम पढ़े थे। अभी भी हम यूनिट नंबर 1 में है एज पर सिलेबस। आज हम यूनिट नंबर 1 का आखिरी पार्ट असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक को पढ़ने से पहले हमेशा से याद रखना, वीडियोज़ को सीरियली देखना है। ऐसा नहीं कि तुम एक टॉपिक पढ़े एक टॉपिक नहीं पढ़े, जिस वैसा करोगे तो कोई बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। हमेशा वीडियो को सीरियली देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देखना है, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आता है तो, और शेयर करना है सभी के साथ, ताकि हम लोग मैक्सिमम बच्चों तक फ्री एजुकेशन विथ क्वालिटी हम लोग पहुंचा सकें। ठीक है, नोट्स डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट हो जाता है। कभी कभार एक आध दिन लेट हो जाता है, वरना ऑलमोस्ट 2-4 दिन के अंदर ही वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, अब असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम हमारा आखिरी टॉपिक यूनिट नंबर 1 का। उसके बाद हम लोग जाएंगे यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा है इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का आखिरी टॉपिक डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इसमें देखना बहुत सारे चीज तुम लोगों को सीखने को मिलेगा, इसीलिए पूरा वीडियो को करना है बिना स्किप किए बिल्कुल भी। ठीक है, देखना डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब सबसे पहले हम लोग ये एग्रीकल्चर इनकम को अलग से क्यों पढ़ते हैं वो समझा दो। एग्रीकल्चर इनकम पे क्या होता है ना, सरकार बोलता है टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब जहां पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा वहां पे तो जानते हो प्रॉब्लम आना शुरू होगा। क्या प्रॉब्लम आना शुरू होगा? हम हमारे बिजनेस इनकम को भी जानबूझ के हो सकता है एग्रीकल्चरल इनकम दिखाने की कोशिश करें। तो इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा उसका एक डेफिनेशन अलग से पूरे बुक के अंदर में दे दिया गया। अगर उस डेफिनेशन के अंडर तुम्हारा कैटेगरी फॉल करता है तभी तुम उसका एग्जाम्पशन को क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। हमेशा याद रखना, इतना बड़ा जो इनकम टैक्स लॉ बनाया गया है वो जानबूझ के बनाया गया है। बिकॉज वो क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पशन दें किसी को, मतलब फार्मर लोगों का प्रॉब्लम है, छोटा छोटा खेती करते हैं वो लोग, बड़े मुश्किल से अपना जीवन उसमें करते हैं, उसके बाद उससे अगर सरकार टैक्स मांगेगी तो दिक्कत है, तो उनको एग्जाम्पशन दिया गया है। तो उस एग्जाम्पशन को बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग उसको क्लेम करने आ जाते हैं और फ्री में अपना काम करने का कोशिश करते हैं, जिसके वजह से इतना बड़ा इनकम टैक्स एक्ट बनाना पड़ा और इतना सारा प्रोविजंस उसके अंदर लाना पड़ता है। बिकॉज अगर एक छोटा सा भी एग्जाम्पशन होता है तो उसको काउंटर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर एक गवर्नमेंट बोलता है कि एक छोटे पे चीज पे तुमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो हर आदमी पहुंच जाता है वहां पे कि मेरा भी यही था, मेरा भी वही था। हर आदमी डॉक्यूमेंटेशन इस हिसाब से, रियलिटी कुछ और है, डॉक्यूमेंटेशन इस हिसाब से रेडी करेगा ताकि लगे कि वो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। तो इसीलिए हम लोगों को इतना सारा टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के ऐसा काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है एग्रीकल्चरल इनकम की। अब एग्रीकल्चर इनकम में देखो हम लोगों को क्या समझना है। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम बोलते किसको है, क्या उसका डेफिनेशन है। उसके बाद किसको एग्जेम्पशन मिलेगा, किसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हो सकता है मैं एग्रीकल्चर का काम कर रहा हूं और उससे 1000 करोड़ 2000 करोड़ कमा रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूं, मैं पूरा हजार एकड़ जमीन लेता हूं जिसपे मैं कल्टीवेशन करवाता हूं और उससे मैं कुछ प्रोडक्ट को बनाता हूं। तो हो सकता है मेरा इतना लंबा चौड़ा इनकम हो, तो क्या मुझे भी एग्जेम्पशन मिलेगा या सिर्फ छोटे मोटे फार्मर लोगों को एग्जेम्पशन मिलेगा जो अपना दिन गुजारा करने के लिए खेती बाड़ी करते हैं? तो ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर में। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम आते हैं। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम देखो, एग्रीकल्चर इनकम डिफाइन बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से किया गया है बुक के अंदर में। अगर हम लैंग्वेज को पढ़ने जाएं तो ऐसा होगा कि बहुत सारा चीज हम लोगों को लैंग्वेज वाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम लैंग्वेज को तो पढ़ेंगे ही साथ में, लेकिन हम एक काम करेंगे, हम आसान तरीका सीख लेंगे जिससे कि हम सभी पॉइंट्स को याद रख सके। तो पूरा सीरियली देखो कैसे आता है। सबसे पहला, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम में मैं पहले यह बता दूं, जरूरी नहीं है सिर्फ खेती बाड़ी करने को ही एग्रीकल्चर बोला जाए। उससे रिलेटेड काम अगर कोई कर रहा है, मतलब खेती बाड़ी नहीं कर रहा है, उससे अगर रिलेटेड काम अगर कोई कर रहा है तो भी हम उसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में लाते हैं। जैसे कि यहां पे इनकम जो होता है, इट कवर्स द इनकम ऑफ कल्टीवेटर्स, जो काम कर रहा है, जो खेती बाड़ी कर रहा है उसका इनकम, साथ ही साथ में लैंड ओनर का इनकम। मतलब मान लो मेरा 10 एकड़ का जमीन है, बहुत बड़ा, ठीक है,
10 एकड़ का जमीन है, मैं उस जमीन को क्या कर दिया, किसी को भाड़े में दे दिया, और वो जिसको भाड़े में दिया वो एक फार्मर है, वो उसमें अपना खेती बाड़ी कर रहा है, जिससे कि वो अपना इनकम कमा रहा है। तो सिर्फ उसका इनकम एग्जेम्प्ट होगा या मेरा भी होगा? मेरे को जो रेंट देगा ना फार्मर हर महीने, तो वो रेंट पे क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? तो ये सारा चीज इसके अंदर में कवर्ड है। ठीक है, देखो कल्टीवेटर्स एंड लैंड ओनर्स दोनों का हम लोग कवर करके चलते हैं। अब किसका क्या कवर होगा वो हम लोग देखते हैं। एग्रीकल्चर इनकम सबसे पहले किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स एनी रेंट रेवेन्यू, कोई भी रेंटल रेवेन्यू डेराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अगर कोई जमीन है जो कि एग्रीकल्चर पर्पस में यूज हो रहा है और वो जमीन इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है, तो उस जमीन से जो भी रेंटल इनकम आएगा वो क्या बन जाएगा? वो एग्रीकल्चरल इनकम बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट तो चलो ये तो हो गया, वो क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एनी इनकम डेराइव्ड फ्रॉम सच लैंड। अब उस लैंड से, लैंड का रेंट तो हो ही गया, अब उस लैंड में जो काम कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। एनी इनकम डेराइव्ड फ्रॉम सच लैंड, उस लैंड से कोई भी प्रकार का अगर हमको इनकम हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर करके हो रहा हो बाय एग्रीकल्चर, और द परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर और रिसोर्स। देखना ये दो पॉइंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ये दोनों पॉइंट का मैं एक छोटा समरी लिख दूं यहां पे। क्या है दोनों का मीनिंग? एनी टाइप ऑफ इनकम फ्रॉम एग्री लैंड, ये दोनों का मीनिंग ये है। भले तुम एग्रीकल्चर करके पैसा कमाओ या किसी और तरीके से पैसा कमाओ उस जमीन से, तो उसको क्या हो जाएगा? एनी टाइप ऑफ इनकम फ्रॉम एग्री लैंड। ये दोनों पॉइंट का ओवरऑल मीनिंग ये है। ठीक है, साथ में मैं इसमें कुछ चेंजेस आएगा वो मैं आगे आके बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, देखा, द परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। भले कोई कल्टीवेटर काम करे या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड काम करे, कोई भी प्रोसेस करे, एनी प्रोसेस ordinarily employed by the cultivator or receiver of rent in kind to render the produce raised or received by him fit to be taken to market। मतलब ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर जमीन पे जरूरी नहीं है हम सिर्फ खेती बाड़ी करें। अगर खेती बाड़ी करने के बाद का कोई प्रोसेस कर रहे हैं, मान लो मैंने बहुत सारा कोई धान उगाया, ठीक है, धान मतलब जो अपना चावल वगैरह में यूज होता है, जिसको फिर राइस मिल लेके जाया जाता है, जिससे हम लोग चावल बनाते हैं, मतलब राइस बनाते हैं। ठीक है, मैं बहुत सारा धान उगाया, अब उस धान को मैं पैकेजिंग का काम कर रहा हूँ। मतलब मेरा काम क्या है? मैं एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर धान का पैकेजिंग का काम कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब धान उगाना मेरा काम नहीं था, मेरा काम क्या था? वो लैंड के ऊपर धान का पैकेजिंग करना। तो क्या वो पैकेजिंग से जो इनकम हो रहा है, क्या वो इनकम एग्रीकल्चर के अंदर में आएगा? हाँ, वो इनकम भी एग्रीकल्चर के अंदर में आएगा। मतलब कोई भी ऐसा काम जो एक प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए फिट बनाता है, मतलब जब तक पैकेजिंग नहीं होगा तो वो मार्केट में जाके बिकेगा कैसे? ठीक है, तो वो सभी चीज कहाँ आ जाता है? एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में आ जाता है। जरूरी नहीं है तुम कल्टीवेशन करो, कल्टीवेशन के बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे बहुत सारा चीज हम लोग कल्टीवेशन में उगाते हैं, वो उग जाने के बाद उसको बेचने के लिए बहुत सारी चीजों का छिलका निकालना पड़ता है, मतलब ऊपर का कवर निकालना पड़ता है। अगर मान लो मेरा काम उसको कल्टीवेट करना नहीं है, मेरा काम है उसके ऊपर के कवर को निकालना, बल्क में काम हो रहा है कवर को निकालना, जिससे मैं बहुत अच्छा इनकम कमा रहा हूं, तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होगा? यस, वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगा। मतलब इसका ओवरऑल मीनिंग क्या समझ में आता है? ओवरऑल मीनिंग ये है, चाहे कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम करे एग्रीकल्चरल लैंड पे, वो हमारा क्या हो जाएगा? एग्री इनकम के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद द सेल बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड in respect of which no process has been performed other than the process described in the above paragraph। ऊपर जो डिस्क्राइब किया गया है, अगर उस प्रोसेस को ही परफॉर्म किया और कोई प्रोसेस को परफॉर्म नहीं किया है और उस प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, तो उसका सेल प्राइस भी एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर में आएगा। ओवरऑल मीनिंग यही है कि या तो कल्टीवेशन कर लो, या तो एग्रीकल्चर कर लो, या फिर कोई और काम कर लो जो एग्रीकल्चर से क्या है? रिलेटेड है। बस ओवरऑल मीनिंग यही है इसका। ठीक है, पॉइंट नंबर सी में आते हैं। अब देखो अभी तक क्या था? अभी तक हम जमीन और खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं, मान लो मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है 10 एकड़ का, एक 10 एकड़ का मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है।
टिडिंग टिडिंग, देखो इतना बड़ा मेरा क्या है, लैंड। इसमें ये कॉर्नर में मैं क्या बनाया हूं, एक हाउस बनाया, एक घर जैसा बनाया हूं, ठीक है। अब ये घर से जो मुझे इनकम हो रहा है, यहां पे खेती बाड़ी हो रहा है, यहां पे खेती बाड़ी हो रहा है, ठीक है, पूरा अच्छे से हम लोग प्रोडक्शन इधर कर रहे हैं। साइड में एक घर बना हुआ है। अब ये घर से अगर कोई इनकम आता है तो क्या ये घर का इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम होगा या नहीं होगा? ये अब आता है पॉइंट नंबर सी के अंदर में, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है पॉइंट नंबर सी के अंदर में। एनी इनकम डेराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग अगर बना हुआ है हमारे जमीन के ऊपर में, एनी इनकम डेराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग एंड ऑक्युपाइड बाय द रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू ऑफ सच लैंड और ऑक्युपाइड बाय द कल्टीवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ये जो यहाँ पे ये ऐसा बहुत जगह, ये लाइन देखना बहुत जगह नहीं मिलेगा तुमको, यहां से यहां तक का टाइप का लाइन ना बहुत जगह मिलेगा। इस लाइन का ओवरऑल मीनिंग क्या है? इस लाइन का ओवरऑल मीनिंग ये है कि ओनर खुद ऑक्युपाई किया हो या फिर किसी को रेंट में दिया हो, रेंट के बदले में हो सकता है पैसा मिले या हो सकता है रेंट इन काइंड मिले। रेंट इन काइंड मतलब वो सामने वाला मुझे पैसा नहीं दे रहा है, उसके बदले में मुझे वहां पे जो भी खेती बाड़ी हो रहा है उसका 10% या 20% हिस्सा मुझे दे देता है। तो अगर ऐसा कुछ भी चीज है तो वो सब क्या हो जाएगा, हमारा इनकम के अंदर में कैलकुलेट होगा। तो अगर कोई बिल्डिंग से इस प्रकार का इनकम आ रहा है, चाहे हम खुद उसको ऑक्युपाई किए हैं जिससे हम इनकम कमा रहे हैं, किसी को रेंट पे दिए हैं जिससे हमको पैसा आ रहा है, हम इनकम कमा रहे हैं, या फिर किसी को रेंट पे दिए हैं, वो सामने वाला मुझे पैसा नहीं देता, मुझे उसके बदले में कोई सामान दे देता है। जैसे वहां पे अगर मान लो 100 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ तो वो बोलता है कि मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, मैं तुझे 20 क्विंटल उसका तुझे दे दूंगा, 20% मैं तुझे दे दूंगा, तू उस 20 क्विंटल का बेचना है, बेच के अपना रेंट रिकवर कर लेना। तो वो सारा इनकम क्या आ जाएगा, हमारा बिल्डिंग का इनकम के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। Of any land with respect to which the producer of which any process mentioned in 2 entry carried out provided the following 2 conditions are fulfilled। बिल्डिंग के लिए 2 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या है 2 कंडीशन? द बिल्डिंग इज सिचुएटेड ऑन और इन, ऑन मतलब बिल्डिंग जमीन के ऊपर होगा या जमीन के अंदर होगा, इमीडिएट वेनेसिटी ऑफ द लैंड एंड इज अ बिल्डिंग विच द कल्टिवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड रिक्वायर्स एज ड्वेलिंग हाउस और एज अ सोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग। ओवरऑल मीनिंग बताऊं, सी पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट आता है। देखो पॉइंट नंबर सी के अंदर पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी आ रहा है, ये सी के अंदर का पार्ट है, ये सी के अंदर का पार्ट है। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए बिल्डिंग को एग्रीकल्चर के अंदर में लाने के लिए। क्या है 2 कंडीशन? कि वो बिल्डिंग ऑक्युपाई हम खुद करें या फिर किसी को दे दें जिसके बदले में वो हमको रेंट दे या फिर रेंट इन काइंड दे। अब वो बिल्डिंग यूज किस में होना चाहिए? बिल्डिंग यूज होना चाहिए ड्वेलिंग हाउस और एज अ सोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग। वो बिल्डिंग वहां पे यूज होना चाहिए कल्टीवेशन के पर्पज के लिए। द हाउस मस्ट बी नीडेड बाय रीजन फॉर इज कनेक्शन विद द लैंड। हाउस का कनेक्शन होना चाहिए जमीन के साथ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कोई लैंड है जिसमें मैं एक, क्या ये क्यों बनाया गया है मैं तुमको बताता हूँ। देखो ये प्रोविजन का रीजन अगर मैं बता दूंगा ना तुमको समझ में आ जाएगा प्रोविजन क्यों बनाया गया, मैं बता देता हूं जिससे तुमको समझ में आ जाएगा कि प्रोविजन है क्या। ये बड़े बड़े जो टैक्स पेयर्स है ना, उन लोग चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा टैक्स बच जाए। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसके वजह से गवर्नमेंट को इतना बड़ा बड़ा पॉलिसीज बनाना पड़ता है। अब ये पॉलिसी जो बनाया गया उसका मीनिंग क्या? देखो बहुत लोग क्या करते थे, ये जैसे मान लो जमीन है कि 10 एकड़ का जमीन है, ठीक है। अब ये जमीन को उनको बिल्डिंग बना के रेंट पे देना है, तो रेंट आएगा तो टैक्स लग जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में रेंटल इनकम टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो अब क्या करते थे वो लोग, इसको एग्रीकल्चर इनकम दिखाने के लिए, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा नहीं, तो क्या करते थे, देखो ये 10 एकड़ है, यहां से इतना पार्ट में बिल्डिंग बना दी, इतना पार्ट में पूरा क्या कर दिए, बिल्डिंग बना दिए, जिससे हर महीने 50 लाख का रेंट आ रहा है। कोई शोरूम खोला है, कोई गाड़ी का शोरूम खोला है, कोई ट्रैक्टर शोरूम खोला है, कोई बहुत बड़ा मॉल बनाया है, कुछ इस प्रकार का बड़ा सारा कर दिए। और एक छोटा सा हिस्सा में ना क्या कर देते थे वो लोग, एग्रीकल्चर करने लगते थे। और क्या बोलते थे सरकार को पता है? सरकार को बोलते थे कि ये पूरा जमीन एग्रीकल्चर में के पर्पज से यूज हो रहा है, जिससे कि हम लोगों का इनकम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्या ये सही है प्रोविजन? बताओ।
पहले क्या होता था कि बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन हैं, जिनको बहुत बहुत टैक्स देना पड़ता है, वो लोग इस प्रकार का हरकत करते थे। यहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस बना देंगे, बड़ा बड़ा शोरूम बनाएंगे, होटल बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे और करोड़ों रुपए यहां से कमाएंगे। और साथ में एक कॉर्नर में छोटा सा हिस्सा में एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे और सरकार को क्या बोलेंगे, ये 10 एकड़ का जमीन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, इसमें हम इतने पार्ट में एग्रीकल्चर कर रहे हैं और बाकी पार्ट में हमारा काम होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ऐसा बोला जाता था पहले। तो इसीलिए अब सरकार क्या प्रोविजन ले आया, सरकार प्रोविजन ये लेके आया कि वो बिल्डिंग का एग्रीकल्चर से रिलेशन होना बहुत जरूरी है, उस बिल्डिंग का एग्रीकल्चर से रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है तो फिर तुमको पूरे हिस्से पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, हम उसको एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा प्रोविजन लेके आया, अलग अलग ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस, आउट बिल्डिंग के तरह। द मस्ट नीड बाय रीजन फॉर इज कनेक्शन विद द लैंड, जमीन के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। अगर कनेक्शन नहीं है, तुम एक साइड में शोरूम बनाए हो जिसका जब एग्रीकल्चर के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं इधर 5 स्टार होटल बनाया हूं, बगल में खेती बाड़ी कर रहा हूं, 5 स्टार का होटल के एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सरकार को टैक्स, ये सरकार का टैक्स का चोरी नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने ऐसा प्रोविजन बनाया है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, और एक क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, द लैंड इज आइदर असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और इज सब्जेक्ट टू लोकल रेट assessed and collected by the officer of the government as such। देखो लैंड रेवेन्यू क्या होता है, क्यों कलेक्ट किया जाता है और क्या होता है। अर्बन एरिया और रूरल एरिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अर्बन एरिया मान लो एक टाउन है, ये एक टाउन है, तो टाउन के अंदर अगर कोई जमीन है तो ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चरल इनकम पे वो गवर्नमेंट उसको कंसिडर नहीं करता है। बात क्या हो रहा था, जमीन क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए। अभी एग्रीकल्चरल लैंड होता क्या है उसका डेफिनेशन हम लोगों को अभी पढ़ना है, ठीक है। अभी एग्रीकल्चरल होता क्या है, देखो यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 को समझाने के लिए मैं तुमको बता रहा हूं कि वो लैंड रेवेन्यू में असेस्ड होना चाहिए, ठीक है, इन इंडिया और सब्जेक्ट टू अ लोकल रेट असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट एज सच, ठीक है। इसका पूरा मीनिंग समझ में आएगा जब हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड का डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। चलो एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन में थोड़ा नीचे में है टॉपिक, देखो यहाँ पे है पूरा टॉपिक, मैं इसको तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। एग्रीकल्चर लैंड किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो इसीलिए मैं अभी उसको टॉपिक को नहीं लेता, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, लैंड रेवेन्यू कब कलेक्ट किया जाता है और क्यों कलेक्ट किया जाता है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। देखना, when the land is not so assessed to land revenue or subject to local rate, it must not be situated in any area which is compromised within the jurisdiction of municipality or a containment board having a population of 10,000 or more as per last census। गवर्नमेंट क्या बोलता है, अर्बन एरिया और रूरल एरिया का डेफिनेशन बताया है। अगर एक एरिया में 10,000 से ज्यादा का पॉपुलेशन है तो उसको क्या बोलेगा, वो अर्बन एरिया बोले। 10,000 से ज्यादा का पॉपुलेशन है तो वो अर्बन एरिया बनेगा, 10,000 से कम का पॉपुलेशन है तो वो रूरल एरिया बनेगा। एग्रीकल्चर लैंड का में एग्जम्पशन तभी मिलता है जब वो कौन से कहां पे हो, रूरल एरिया में हो। टाउन में अगर है, अर्बन एरिया में अगर है तो उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल लैंड का एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए जमीन कहां सिचुएटेड होना चाहिए, जमीन सिचुएटेड होना चाहिए रूरल एरियाज में, ठीक है। अर्बन एरिया में अगर सिचुएटेड है तो जमीन पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, पूरे इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अब अर्बन एरिया क्या होता है, जहां का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है उसको बोला जाता है अर्बन एरिया, और जहां का पॉपुलेशन 10,000 से कम है उसको बोला जाता है रूरल एरिया। अब ये पॉपुलेशन कैसे पता चलेगा, हर 10 साल में सरकार सेंसस करवाता है इंडिया का। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, अभी 2021 में नया सेंसस हो रहा है और फिर नेक्स्ट सेंसस होगा 2031 में, तो 2031 में, तो उस सेंसस के अकॉर्डिंग हर एरिया का पॉपुलेशन निकाला जाता है। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है तो उसको अर्बन एरिया की कैटेगरी में ले आया जाता है, अगर वो 10,000 से नीचे है तो उसको रूरल एरिया की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इट मीन्स दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड ऑन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब जो बिल्डिंग था, ठीक है, बिल्डिंग situated on agricultural land shall qualify for exemption only if
सच हाउस प्रॉपर्टी इज फॉर यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। हाउस प्रॉपर्टी को कहाँ यूज करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करना पड़ेगा। इन केस इट इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल और बिजनेस पर्पज, अगर रेसिडेंशियल रहने के लिए या फिर बिजनेस के लिए हम उसको रेंट पे लगा देते हैं तो वो इनकम क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एग्रीकल्चर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? वो टैक्सेबल बन जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक हम लोग आज के लिए स्टॉप करेंगे। चलो एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं। चलो ये एक पॉइंट को और पढ़ लेते हैं। हम कल से यहाँ नेक्स्ट वीडियो में यहां से पढ़ेंगे, एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ेंगे आज हम लोग। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज एविडेंट दैट टू कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम देयर मस्ट बी डायरेक्ट एंड पॉजिटिव लिंक बिटवीन, किस किस के बीच में लिंक होना चाहिए? जो इनकम हम कमा रहे हैं, जो जमीन से कमा रहे हैं, और उस जमीन पे हम लोग एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं। तीनों चीज होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, कहाँ पे? हमारा एग्रीकल्चर रूरल एरिया में, और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन वहां पे होना चाहिए। ठीक है, टू एस्टैब्लिश दिस लिंक सम टेस्ट मस्ट बी फुलफिल ओनली देन अ पर्टिकुलर इनकम कैन बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कुछ टेस्ट करेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे एस्टैब्लिश करने के लिए कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। वो टेस्ट क्या है वो हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। पूरे अच्छे से पढ़ना है, नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना है, सही तरीके से सीरियली पढ़ना है। पूरा सिलेबस में कवर करूंगा सेम 3 का, साथ ही साथ में बाकी सेमेस्टर्स के भी वीडियो जिसके एग्जाम्स आने वाले हैं उसका एवरीडे चैनल पे अपलोड होता है। प्लेलिस्ट से जाके हमेशा वीडियो करना और सीरियली करना। पसंद आएगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तुम लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों को ज्वाइन कर लेना ताकि तुम हमसे हमेशा कनेक्टेड रहो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।